हेलो बच्चों, एक बार फिर आप लोग का मैं आलोक कुमार आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सदिश और अदिश के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था और सदिशों का गुणनफल के बारे में क्लास चल रहा था और बताया जा रहा था, जिसके बारे में दो बातों पर विचार हम लोग कर रहे थे। जिस पर एक था सदिशों का बिंदु गुणन और दूसरा था सदिशों का क्रॉस गुणन। तो बिंदु गुणन के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट व्याख्या कर लिया था। तो क्लास चल रहा था हम लोगों का क्रॉस गुणन के बारे में। तो क्रॉस गुणन के बारे में हम लोग कुछ इस प्रकार हम लोग कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि एक सदिश ये है और एक सदिश ये है। सदिश ए नाम है इसका, सदिश बी नाम है। सदिश ए बी की ओर रोटेट करता था तो इसका घूर्णन का दिशा मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम के अनुसार कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होता था, जिसका हम लोग इंडिकेशन एन कैप से करते थे। और ये ए बी जो एक प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट लेते थे। तो ये होता था ए बी, है ना, मॉड ए बी साइन थीटा होता था। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखते थे कि वेक्टर ए, है ना, ए क्रॉस, है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे मॉड ए बी साइन थीटा एन कैप, हम लोग इस प्रकार लिखते थे। वहीं यदि रोटेशन का डायरेक्शन यदि अपोजिट हो जाता था तो हम लोग जो है कुछ इसको इस प्रकार लिखते थे। मान लीजिए कि बी यदि ए के डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिसको हम लोग मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम के अनुसार हम लोग निर्धारित करते थे। ये जो थीटा है ये दोनों के बीच का एंगल है। यहाँ पर जो है कोन का रोटेशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते थे बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, हम लोग लिखते थे इस प्रकार। यदि इसको अच्छी तरह से समझना है तो इससे पहले वाले वीडियो को आप लोग देखें और उसको समझिए। तो इकाई सदिश का हम लोग क्रॉस गुणन करते थे तो कुछ इस प्रकार करते थे। देखिए आप लोग, इकाई सदिश का क्रॉस गुणन हम लोग इस प्रकार करते थे, क्रॉस गुणन, है ना। तो उसको हम लोग याद रखने के लिए कुछ इस प्रकार हम लोग सिंबल यूज़ करते थे, है कि नहीं, इस प्रकार यूज़ करते थे। ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में रोटेट कर रहा है, नहीं, तो इसको हम लोग इंडिकेशन करते हैं। यहाँ पर आई होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पर जे होता है और ये के होता है। तो आप लोग जानते हैं कि ये घड़ी की सुई की दिशा में यदि विपरीत दिशा में रोटेट करेगा तो घूर्णन की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होते हैं और इसके साथ हम लोग प्लस साइन का यूज़ करते हैं हर समय। तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखते थे कि, है ना, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू होता था के कैप होता था। इसी प्रकार हम लोग लिखते थे कि जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू होता था आई कैप, और इसी प्रकार होता था मेरा के कैप, है ना, के कैप क्रॉस आई क्रॉस इज इक्वल टू होता था जे कैप, इस प्रकार हम लोग लिखते थे, है ना। और घड़ी की सुई की दिशा में यदि वो रोटेट करेगा तो उसका रोटेशन जो है कुछ इस प्रकार होता था। यहाँ हम लोग आई लिखते थे, यह जे है और ये हमारा के। तो यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा जे कैप क्रॉस आई कैप, आप देख पा रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा के कैप, और फिर यहाँ पर आई कैप, है ना, डॉट के कैप इज इक्वल टू हो जाता था माइनस जे कैप, और फिर होता था के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू होता था माइनस आई कैप होता था। तो ये रोटेशन को आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जो है कोई भी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग दो सदिशों को ले करके देखेंगे कि किस प्रकार इसका हम लोग बिंदु गुणन, हम लोग ये क्रॉस गुणन हम लोग करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पर। जैसे कि मैं एक सदिश लेता हूँ ए सदिश, तो इसका लेता हूँ, देखिए ए एक्स आई कैप प्लस हो जाएगा, यहाँ पर होगा ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये एक सदिश मैंने लिया। इसी तरह हम लोग बी वेक्टर को भी ले लेंगे, यहाँ पर होगा बी एक्स आई कैप, यहाँ बी वाई जे कैप प्लस हो जाएगा बी जेड के कैप होगा। तो दोनों का क्रॉस गुणन हम लोग कुछ इस प्रकार करेंगे। देखिए ए क्रॉस बी मुझे प्राप्त करना है, तो उसको मैं इस प्रकार लिखूंगा ए क्रॉस आई कैप ए वाई जे कैप, और यहाँ पर होगा ए जेड के कैप को क्रॉस गुणन करना है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो यहाँ हो गया बी एक्स आई कैप प्लस हो जाएगा बी वाई जे कैप प्लस हो जाएगा बी जेड के कैप होगा बच्चों। तो बारी बारी से हम लोग सबका गुना करेंगे बच्चों। तो क्या गुना करेंगे, पहले ए एक्स को इस तीनों के साथ गुना करना है, तो जल्दी जल्दी मैं सबके साथ गुना कर देता हूँ। तो ए एक्स गुना बी एक्स, ये क्या हो जाएगा आई कैप क्रॉस, यहाँ पर होगा आई कैप प्लस इसको बी वाई के साथ गुना करना है, तो ए एक्स बी वाई, यहाँ आप देख पा रहे हैं ए वाई, है ना, ए आई कैप
क्रॉस जे कैप प्लस आई ए एक्स को अब बी जेड के साथ गुना करना है, ए एक्स बी जेड ये होगा आई कैप क्रॉस के कैप प्लस अब ए वाई को तीनों के साथ गुना करना है बच्चों, तो यहाँ होगा ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई ये हो गया जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा बच्चों प्लस अब हम लोग को फिर करना है ए जेड को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई क्रॉस प्लस अब हम लोग ए जेड को बी वाई के साथ लिखेंगे, तो ए जेड बी वाई आप देख पा रहे हैं कि आई है के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड को हम लोग बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा के क्रॉस है ना के कैप है क्रॉस के कैप हो जाएगा। तो ये तीनों को हम लोगों ने गुना किया। तो अब देखिए हम लोग सिंबल भी हम लोग बढ़िया से जानते हैं बच्चों, एक बार मैं फिर यहाँ से लिख देता हूँ, आप लोगों को ध्यान में रखिए इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है ना, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई होता है और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे होता है ना। अब ठीक उसका यदि हम लोग अपोजिट ले लेंगे तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के होता है ना, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे होता है। उसी प्रकार हम लोग लेंगे के है ना के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई होता है बच्चों। तो ये रोटेशन पे आप लोगों को याद हो ही गया होगा। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत तरह का कैप लिखा है क्रॉस करके, उसके बाद उसके जगह पे हम लोग ये सब सिंबल रख देंगे। और ये भी बात आप जानते हैं कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो होता है बच्चों, ये बात आप जानते होंगे कि आई क्रॉस है ना आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो, इसी तरह जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जीरो, इसी तरह के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो होता है। तो सबसे पहला टर्म बच्चों यहाँ पर जीरो हो जाएगा, आप देख पा रहे क्यों, क्योंकि आई क्रॉस आई जीरो होता है। अब इसका वैल्यू हम लोग को बिठाना है कि आई क्रॉस जे क्या होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग के बैठाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स बी वाई के है ना के कैप प्लस आप यहाँ पे फिर देख पा रहे होंगे आई क्रॉस के है। तो आप देखिए आई क्रॉस के कहाँ है, देखिए यहाँ पर आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे ए एक्स बी जेड और यहाँ पर हो गया माइनस जे कैप हो गया। इसी तरह प्लस करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जे क्रॉस आई है तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या होगा, तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू देखिए माइनस के है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए वाई बी एक्स माइनस के कैप हो गया बच्चों। इसी तरह देखिए यहाँ पर जे क्रॉस जे है ये जीरो हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्लस यहाँ हो गया ए वाई बी जेड। अब जे क्रॉस के है तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई होता है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ आई कैप कर देंगे। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, ए प्लस हो गया ए वाई देखिए यहाँ पर क्या है इतना दूर तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर होगा ए जेड बी एक्स है, ए जेड बी एक्स है, के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे होता है। तो यहाँ जे कैप लिखेंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा ए वाई बी वाई है ना, सॉरी ए जेड है ना, ए जेड है ए जेड बी वाई जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस आई होता है बच्चों। तो मैंने यहाँ पर आई लिख दिया और इसका टर्म का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ के क्रॉस के है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दो के है, यहाँ दो आई है और दो जे है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आई वाले टर्म को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ए वाई हो गया, बी जेड ये माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए जेड बी वाई और यहाँ पर आई कैप हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस में, अब इसके बाद आई के बाद जे आता है तो जे वाले टर्म को हम लोग कॉमन करेंगे। देखिए यहाँ पर जे है, यहाँ पर जे है, तो जे को कॉमन करेंगे तो प्लस वाले टर्म को पहले लिखेंगे। देखिए ए जेड यहाँ पर हो गया बी एक्स माइनस इसके साथ क्या है बच्चों, इसके साथ है ए एक्स बी जेड और यहाँ पर हो गया जे कैप प्लस है ना। उसके बाद के वाला आता है बच्चों टर्म, तो देखिए के वाला टर्म को पहले हम लोग पॉजिटिव टर्म को लिखेंगे। तो ए एक्स यहाँ हो गया बी वाई माइनस एक, देखिए के मेरा यहाँ पर है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वाई बी एक्स के कैप। तो ए क्रॉस है ना, ए क्रॉस बी मुझे इतना बड़ा
प्राप्त होता है बच्चों। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मेथड जो है हम लोगों ने यूज़ किया है कि नहीं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट को ज्ञात करने के लिए। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मेथड है बच्चों, है ना। ऐसा करने से मुझे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा समय भी लगा, है ना, और काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। तो एक आसान तरीका है कि आप लोग उसमें कैसे निकाल सकते हैं, तो वही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल आप लोग इस मेथड को भी एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। इस मेथड को प्रैक्टिस करने से आप लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा कि आप लोग जो है इकाई सदिशों का क्रॉस गुणन किस प्रकार करते हैं वो आसानी से सीख जाएंगे, है ना। तो इसका आसान तरीका क्या होता है बच्चों, हम लोग वो आप लोगों को बताने के लिए जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आसान तरीका हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार आसान तरीका हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों। आसान तरीका इसका किस प्रकार हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग देखेंगे बच्चों। इसका आसान तरीका क्या होता है बच्चों हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोगों को क्रॉस गुणन का आसान तरीका हम लोगों को देखना है। तो मैंने ए वेक्टर को कुछ इस प्रकार लिखा था कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरह हम लोगों ने बी वेक्टर को भी रिप्रेजेंट किया था, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इसका आसान तरीका जो होता है उसको हम लोग डिटर्मिनांट मेथड कहते हैं बच्चों। डिटर्मिनांट मेथड से आप लोग जो है इसको आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। वो मैथमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ना है डिटर्मिनांट। तो इसका तरीका पहले समझिएगा बच्चों कि कैसे उसका क्रॉस गुणन निकाला जाता है, ये समझना आप लोगों के लिए अनिवार्य। तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग जो है इकाई सदिश को लिख देते हैं, आई जे और हम लोग के लिखते हैं। उसके बाद ए के कंपोनेंट को लिखेंगे ए एक्स ए वाई और इधर लिखेंगे ए जेड, और यहाँ पर होगा बी एक्स, यहाँ होगा बी वाई और ये होगा बी जेड बच्चों। इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, पहले हम लोग यदि आई को लेंगे तो इसके रॉ और इसके कॉलम दोनों को छोड़ दिया जाता है। मतलब ये यदि आई को लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों को छोड़ देंगे, और ये जो 4 गो मेरा यहाँ पर एलिमेंट बचता है इसी का हम लोग गुना करते हैं। तो हमने क्या बोला, पहले आई को यदि हम लोग लेते हैं तो ये मेरा 4 इसको छोड़ना पड़ेगा, इस लाइन को छोड़ना पड़ेगा, तो ये 4 एलिमेंट बच, तो क्रॉस गुना करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर हो गया ए वाई बी जेड और बीच में माइनस देंगे। यदि दोनों को गुना करेंगे दो टर्म को तो बीच में माइनस दिया जाता है। तो यहाँ ए वाई बी जेड माइनस, यहाँ पर क्या होगा ए जेड बी वाई, है ना, ये माइनस हो गया, है ना। ये देखिए यहाँ पर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो जे वाला टर्म को लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन हमको छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा यही 4 एलिमेंट बचा, 1 2 3 4, तो इसको भी कोना कोनी हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, देखिए ए एक्स बी जेड माइनस, अब इधर से हम लोग करेंगे तो ए जेड बी एक्स हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम लोग के कैप करेंगे तो अब हम लोग के वाला टर्म को लेंगे, तो के वाले टर्म को हम लोग लेते हैं तो इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ेंगे तो यहाँ मेरा 4 टर्म बचता है बच्चों। इसी 4 टर्म को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसको इसके साथ ऐसा ऐसा कोना कोनी को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी वाई बीच में माइनस देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए वाई, है ना, ए वाई बी एक्स हो जाएगा, ए वाई बी एक्स हो जाएगा। तो ये तो हम लोग पहले वाले टर्म को बराबर करने के लिए इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा बच्चों। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको निकालेंगे, है ना, दोनों एक ही टर्म आ जाएगा बच्चों। यहाँ तो पहले के बराबर करना है तो आप लोगों को कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया आई कैप, यहाँ हो गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, यहाँ पर प्लस जे कर दीजिए तो ये उलट जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस, यहाँ पर करेंगे ए एक्स बी वाई माइनस हो जाएगा ए वाई बी एक्स। तो ये आपका देखिए कितना आसान तरीका था, आपने इसको आसानी से गुना कर लिया, है ना। तो इसको हम लोग को कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड द्वारा इसको गुना करना। ये सबसे आसान तरीका होता है इसको गुना करने के लिए, है ना। तो आप जानते हैं कि सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी इसका बना करके हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। तो फिलहाल एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसको हम लोग कैसे गुना करते हैं। तो चलिए हम लोग जैसे कि ए वेक्टर का मान यहाँ पे हम लोग जैसे ले लेते हैं 2i कैप, यहाँ पर जे कैप प्लस हो जाएगा 3k,
कैप। इसी तरह हम लोग बी वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 3i कैप प्लस यहाँ पर 2j कैप प्लस लेंगे k कैप। तो इसका हम लोगों को क्रॉस गुणन निकालना है। तो क्रॉस गुणन निकालने का क्या तरीका होगा, तो हम लोग a क्रॉस b निकालेंगे तो वही डिटर्मिनेंट मेथड का हम लोग प्रयोग करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे i j k, यहाँ पे 2 1, क्योंकि इसका गुणांक 1 है ना, इसका गुणांक 1 है बच्चों, इसीलिए हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर देखिए b का लिखेंगे गुणांक को 3 2, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं इसका गुणा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, आई को लेंगे तो इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ना पड़ेगा। तो ये 4 को कंपोनेंट बचा, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस और 3 2 जा 6 हो गया, है कि नहीं। अब हम लोग माइनस लेंगे, माइनस जे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन छूटेगा तो मेरा 4 कंपोनेंट ही बचेगा। तो 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस 3 3 जा 9 हो गया बच्चों। इसी तरह हो जाएगा प्लस के का हम लोग लेंगे तो इस कॉलम को हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। तो यही मेरा 4 2 बचा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 3 इंटू 1 हो गया 3 हो गया। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 5i कैप, यहाँ पे देखिए 2 में 9 माइनस होगा, है ना, तो -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 7j, और फिर प्लस यहाँ पर होगा 4 में 3 माइनस होगा तो 1 होगा, तो यहाँ पर k बचेगा। तो इस प्रकार मेरा यहाँ पर निकल गया a क्रॉस b। तो ये कितना आसान तरीका है, आप लोग डिटरमिनेंट मेथड का प्रयोग करके इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग रहा बात कि दो सदिशों का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है का दिशा हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, का हम लोगों को दिशा डायरेक्शन हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि ए क्रॉस बी आसानी से ईजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यदि ए दिया हुआ रहे, बी वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो ए बी तो हम लोग निकाल सकते हैं, मॉड ए निकाल सकते हैं, मॉड बी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर साइन थीटा होता है, और एन कैप हम लोग सिर्फ एन कैप तो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा यदि निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए, और यहाँ पर निकल जाएगा मॉड बी। तो आप लोग मॉड ए निकालना तो जानते ही हैं, तो मॉड ए इज इक्वल टू अंडर रूट होता है ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस होता है ए जेड स्क्वायर। इसी तरह मॉड बी भी आप लोग निकाल सकते हैं, किस तरह, तो बी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो गया बी वाई स्क्वायर, और ये हो जाता है मेरा बी जेड स्क्वायर। तो सब का वैल्यू यहाँ पर ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो एंगल मेरा फाइंड हो जाता है बच्चों। तो सदिश में बच्चों इतना ही है, इससे ज़्यादा और आप लोगों को जानना भी नहीं है। सदिश में से ऐसे तो बहुत भरे पड़े हैं मेरे बच्चे, आगे के क्लास में जब आप ऊपर के कक्षा में क्लास में जाइएगा पढ़ने के लिए तो सदिश जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन हो जाता है किसी भी मैथमेटिकल टर्म को समझने के लिए, है ना, वेक्टर समझने के लिए। वेक्टर का आगे का फॉर्म टेंसर भी होता है, उसको जानना तो और भी डिफिकल्ट चीज़ होता है। जैसे आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्क्राइब किया था तो टेंसर का ही सहारा लिया था। तो आगे हम लोग वेक्टर के बारे में बहुत जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों के 12th क्लास में और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखिए तो इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स इसमें हम लोग जानेंगे, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस इसी में न्यूमेरिकल्स जितना आप लोग बनाइएगा आप लोगों को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल क्लास को देखेंगे। यदि इस वीडियो को आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इसको बार बार आप लोग देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, आप लोगों को स्वतः समझ में आएगा। और नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आया। तो चलिए इसके साथ संबंधित हम लोग जो है ना 5-6 न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या। तब चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स को जानते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के पास। इसी न्यूमेरिकल्स को जो है हम मुझे सॉल्व करना है, मेरे कागज़ में भी उतार लिया हूँ, है ना। तो एक एक करके मैं इसी न्यूमेरिकल्स के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए मैं इसे साइड में रख देता हूँ और एक एक करके जो है हमें इसी से आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है मेरे पास कुछ इस प्रकार है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि देखिए बल जो है, बल 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के मध्य कोण क्या होना चाहिए जिससे उसका परिणामी बल 4 न्यूटन हो।
तो हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स किससे संबंधित है, तो वो परिणामी सदिश के समीकरण जो होता है वो आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, फॉर्मूला से रिलेटेड होता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मेरा आर दिया हुआ है कि 4 न्यूटन है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 न्यूटन है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 न्यूटन है। तो सब हम लोग इसमें पुट अप करेंगे। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, हमको सबसे पहले एंगल निकालना है यहाँ पर, है। तो आर इज इक्वल टू मेरा यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो डेट मीन्स 4, है ना, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3, और यहाँ पर कोस थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है। तो डेट्स इम्प्लाइज 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया हमारा 12 हो जाएगा, 12 कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो डेट्स इम्प्लाइज इज इक्वल टू 16, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा प्लस 12 कॉस थीटा हो गया। अब हम 16 से 13 को माइनस करेंगे तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको कॉस थीटा इज इक्वल टू मिलता है ना 3/12। तो 3 से 12 मेरा 4 बार में कटेगा तो 1/4। तो थीटा इज इक्वल टू आज कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/4। तो डेट सिंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस इनवर्स 1/4। यही आंसर मेरा निकला। तो आगे का हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर सेकेंड में मेरा कुछ इस प्रकार है, देखिए। तो प्रश्न मेरे पास कुछ इस प्रकार है, आप देख पा रहे हैं प्रश्न मेरे पास कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ है एक पिंड पर कार्यरत 2 बल, है ना, 12 न्यूटन और 3 न्यूटन का परिणामी बल 13.7 न्यूटन है। इन दोनों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, है ना। बल 12 न्यूटन के सापेक्ष परिणामी बल की दिशा क्या होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सब कुछ मेरे पास है। सबसे पहले दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 13.7 न्यूटन, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 12 न्यूटन, और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 न्यूटन। तो रिजल्टेंट का जो इक्वेशन होता है मैं सबसे पहले उसको लिख देता हूँ कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और कॉस थीटा होता है। तो हम सबका वैल्यू रखेंगे, आर का वैल्यू रखते हैं। आर का वैल्यू हो गया 13.7 का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस हो गया 2 इंटू 12 इंटू 3, और यहाँ पर हो गया मेरा कॉस थीटा। तो है ना 13.7 का इस होल स्क्वायर, देखिए मैंने पहले करके रखा हुआ है, हमको इसको यहाँ लिख देता हूँ 187.69 होगा, और 12 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 144 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 6 72 हो जाएगा, कॉस थीटा मिलता है। ये 72 कॉस थीटा मिलेगा। तो अब हम लोग इस टर्म को हम लोग ऐड करेंगे 187.69, और इसको हम लोग माइनस इधर करेंगे जोड़ के, तो क्या होगा 153 इज इक्वल टू 72 कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग अब माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो कुछ हम लोगों को इस प्रकार मिलेगा 34.69 इज इक्वल टू 72 कॉस थीटा हम लोगों को मिलता है बच्चों। तो मैं यहाँ पर जो ये टर्म है ना बच्चों, ये प्लस 34.69 को, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली जो है कैलकुलेशन, है ना, के कन्वीनियंस के लिए जो है इसको मैं 36 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल को मानता हूँ। 34.69 को हम लोग 36 मानते हैं, लगभग बराबर इसको हम लोग मान सकते हैं।
ताकि मैं है कि नहीं सॉल्यूशन मेरा आसान हो जाए। इसको हम लोग 36 हम लोग मान लेता हूँ, और इधर हो गया 72 और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको पता चल जाएगा अभी कि मैंने उसको क्यों माना। ये हो जाएगा 32 है ना, 36/72। तो ये 1/2 टाइम्स ये कट जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू जो निकला यहाँ पे मेरा 1/2। और आप जानते हैं कि थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कितना पर होता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसका मतलब है कि थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ना, इक्वल टू 60 डिग्री आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा। इसीलिए मैंने वहाँ उसको है ना 36 मैंने माना था। तो प्रश्न का जैसे दूसरा भाग में मेरा ये बतलाता है, आप देख पा रहे हैं कि बल 12 न्यूटन के सापेक्ष परिणामी बल की दिशा क्या होगी। तो चलिए हम लोग अब दिशा हम लोग ज्ञात करते हैं कि उसका दिशा क्या होगा। तो दिशा निर्धारित करने वाला समीकरण तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों कि दिशा निर्धारित करने वाला समीकरण क्या होता है। तो चलिए हम लोग उस समीकरण को पहले यहाँ पे लिखता हूँ कि दिशा क्या होगा। तो दिशा हम लोग जो ज्ञात करते थे बच्चों, कुछ इस प्रकार ज्ञात करते थे। ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, दोनों का रिजल्टेंट जो था ये आर वेक्टर था, और ये अल्फा कोण बनाता था, है ना। तो रिजल्टेंट जो होता है वो किसी एक वेक्टर के साथ जो कोण बनाता है उसी को हम लोग डायरेक्शन कहते हैं। तो अल्फा का समीकरण आप देख पाते हैं, है कि नहीं, कि इस प्रकार होता है कि tan इनवर्स है कि नहीं बी वेक्टर साइन थीटा बटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा, इस प्रकार होता है बच्चों, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बी का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे और थीटा का वैल्यू रखेंगे, कौन का वैल्यू रखेंगे, तो मेरा है ना रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मेरा निकल जाएगा। तो बी का वैल्यू कुछ क्या था मेरा, बी का वैल्यू था मेरा 3 था शायद, है ना, बी का वैल्यू 3, और यहाँ साइन और एंगल मेरा 60 डिग्री निकला है बच्चों। और ए का वैल्यू कितना है 12 है ना, प्लस बी का वैल्यू 3 है, और यहाँ पर हो गया कॉस 60 डिग्री। इसको अब हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, देखिए tan इनवर्स 3 साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3/2 होता है। इधर हो गया 12, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 3√3/2 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 3 27 हो जाएगा बच्चों, बटा 2। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं तो tan इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√3/2। इसको हम लोग सॉल्यूशन इस प्रकार करेंगे, ये 2 कटेगा, 3 से 27 9 बार में कटेगा। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू निकला मेरा वो tan इनवर्स √3/9 निकलता है। इतना ही आंसर होता है। इसका मतलब है कि दोनों बल के बीच का कोण जो होता है वो tan इनवर्स √3/9। आप लोग इसको है ना यहाँ पे कि कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि वो कितना डिग्री पे होगा। √3 का वैल्यू रखिए, उसको 9 से डिवाइड करिए, वो एक पॉइंट पे कुछ आ जाएगा। और लॉग टेबल कहते हैं, tan टेबल को देख करके जो है आप लोग नेचुरल tan टेबल को देख करके आप डिग्री निर्धारित कर सकते हैं उसका। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन मेरा इसी प्रकार है, देख पा रहे हैं, पर मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि दो बलों के परिमाणों का अनुपात 3:5 है। यदि परिणामी बल 35 न्यूटन है, यदि दोनों बलों के मध्य कोण 60 डिग्री है, तो प्रत्येक बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि दोनों बल में क्या क्या है। तो F1 बल है तथा F2 है, माना F1 तथा F2 दो बल है, दो बल है, दोनों का अनुपात आपका दिया होगा, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, मतलब F1 और F2 का अनुपात दिया हुआ है 3/5। तो डेट सिंप्लाइज F1 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों 3/5 F2 होगा। अब हम लोग रिजल्टेंट का समीकरण लगाएंगे बच्चों। तो रिजल्टेंट का समीकरण होता है, देखिए है ना, R² इज इक्वल टू है ना F1² प्लस होता है F2², 2F1 इंटू F2 और कॉस थीटा होता है। तो R का वैल्यू यहाँ पर मेरा 35 है, तो 35 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, और F1 का वैल्यू कितना हो गया 3/5 F2 है,
एफ टू स्क्वायर, है ना, एफ टू स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा एफ टू स्क्वायर, यहाँ पर भी रखेंगे। एफ वन का वैल्यू कितना हो गया 3/5 एफ टू, ये भी हो गया एफ टू और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। ये सबका पूरा का कंप्लीट स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा एफ टू स्क्वायर, यहाँ पर भी होगा एफ टू स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6/5, ये होगा एफ टू स्क्वायर और ये कॉस थीटा हो गया। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से। यहाँ से देखिए हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं इसका, है कि नहीं। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो इसका आ जाएगा 25 आ गया बच्चों। यहाँ पर एलसीएम आ गया और इस ये हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 9 हो जाएगा, एफ टू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 25 एफ टू स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 30, है कि नहीं। और 30 यहाँ पर कॉस, और थीटा का वैल्यू आप जानते हैं कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री में यहाँ पे रख देता हूँ। तो 25 और 9 आप जानते हैं कितना होता है, 25 और 9 34 हो गया। एफ टू स्क्वायर प्लस इधर कितना हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पर एफ टू छूट गया है, तो एफ टू स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 30 इंटू 1/2 एफ टू स्क्वायर और बाय यहाँ पर हो गया 25 इज इक्वल टू, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से 15 हो जाएगा, कटेगा 30 से 15 और 34 कितना हो जाता है 49, है ना। एफ टू स्क्वायर और बाय इधर हो गया 25 और इक्वल टू के इधर मेरा कितना है 35 का स्क्वायर। अब डेट सिंप्लाइज दे करके 35 से यदि स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा 49 एफ टू स्क्वायर बाय यहाँ पर हो गया 25, तो इधर हो गया 35 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 7 एफ टू बाय यहाँ पर हो गया 5। तो 7 से 35 कट जाएगा, हम जानते हैं 5 बार में कटता है, 5 बार में कट गया तो डेट सिंप्लाइज एफ टू इज इक्वल टू 25 न्यूटन आ गया। तो पहला दूसरा बल का परिणाम आ गया। और F1 और F2 के बीच में रिलेशन यही है मेरा, आप लोग कॉपी में लिखे होंगे सारा। तो F2 हो गया, तो F1 इज इक्वल टू F2 का वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 25, तो ये 5 बार में कटेगा और F1 इज इक्वल टू हो गया 5 दिया 15 न्यूटन। तो F1 का वैल्यू निकल गया 15 न्यूटन और F2 का वैल्यू हो गया 25 न्यूटन। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास कुछ इस प्रकार है, आप देख पा रहे हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिजल्टेंट आर का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर 3p² प्लस क्यू स्क्वायर, और ए का वैल्यू दिया हुआ है p प्लस क्यू और बी का वैल्यू दिया हुआ है p माइनस क्यू। तो हम लोग वही समीकरण में रखेंगे बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर हो गया 2ab कॉस थीटा। तो हम लोग चलिए देखते हैं, आर का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर अंडर रूट 3p² और यहाँ क्यू स्क्वायर का ये हो गया होल स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2, p का वैल्यू देखिए कितना है p, है ना। a का वैल्यू हो गया p प्लस क्यू और b का वैल्यू है p माइनस क्यू और यहाँ पर हो गया हमारा कॉस थीटा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये रूट है ना, ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो 3p² और यहाँ पर हो गया क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो p² क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2pq, और इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो p² क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2pq, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये a प्लस बी a माइनस बी है। आप लोग इसका आराम फार्मूला जानते होंगे, p² माइनस क्यू स्क्वायर होता है और यहाँ पर हो गया कॉस थीटा। तो इसको हम लोग देखिए, यहाँ पर p² है, ये p² कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा 2p², यहाँ भी है क्यू² और यहाँ पर भी है क्यू², तो ये मिल के हो गया 2q² और 2pq और 2pq दोनों कैंसिल हो गया, प्लस इधर हो जाएगा 2p² माइनस क्यू स्क्वायर और ये हो गया कॉस थीटा। अब हम लोग सबको बराबर के इधर कर देंगे,
3p² में 2p² घट जाएगा तो क्या हो जाएगा p²। आप देखते हैं q² में 2q² घटेगा तो -q² हो जाएगा। इधर हो गया 2p² माइनस q² और ये हो गया cos थीटा। तो अब इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p² माइनस q² बटा 2p² माइनस q²। तो ये दोनों टर्म कटेगा, यहाँ पर आ गया 1/2। तो cos थीटा है ना का वैल्यू यदि 1/2 है तो आप खुद जान सकते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना होगा cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि p प्लस क्यू और p माइनस बी के बीच का कोण कितना हो गया 60 डिग्री। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग का क्या है, देखिए बच्चों, देखिए ये प्रश्न है हमारे पास कि यदि एक वेग 3 मीटर पर सेकंड पूरब की ओर तथा दूसरा वेग 4 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर है हो तो इन वेगों का परिणामी वेग ज्ञात कीजिए तथा परिणामी वेग की दिशा ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इस प्रकार जानते होंगे कि इस डायरेक्शन को हम लोग पूर्व कहते हैं, इसको हम लोग पश्चिम कहते हैं, और इधर ऊपर को हम लोग उत्तर कहते हैं और नीचे को हम लोग दक्षिण कहते हैं। इस प्रकार तो सबसे पहले इसका हम लोग फोटो बना लेंगे कि एक वेग कहता है पूरब की ओर है, तो इसका मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में होगा, पूरब की ओर होगा। ये कितना है, ये 3 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद उत्तर की ओर है तो उत्तर की ओर ऊपर की ओर होगा, उत्तर की ओर इस तरह। ये कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड। तो इस दोनों का रिजल्टेंट तो यही होगा, इजी हम लोग निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो परिणामी वेग मान लेते हैं आर है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो हो जाता है ये 90 डिग्री का कोण है। ऐसे भी रिजल्टेंट में आप थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखिएगा तो आपका आर बराबर क्या आ जाता है √अंडर ये 4² आ जाएगा और 3² आ जाएगा। इसको हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। 16 + 9 इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 है ना, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये परिणामी वेग आपका ज्ञात हो गया। और इसकी दिशा यदि हम लोग ज्ञात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे फोटो में, ये एंगल इसका अल्फा है कि ना, डायरेक्शन है, परिणामी वेग इसके साथ एंगल बना रहा है। तो tan अल्फा का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये होगा आधार। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो डेट सिंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाता है tan इनवर्स 4/3 आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार जो है आप लोग ये प्रश्न को आप लोग बना सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार जो है आप प्रश्न बनेगा। चलिए चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न इस प्रकार है कि इस एक बल का क्षैतिज से कोण 30 डिग्री है। यदि क्षैतिज दिशा में समकोणीय घटक 50 न्यूटन है तो बल का परिमाण और इसका ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात किए। क्षैतिज को हम लोग इसको कंपोनेंट से रिलेटेड मेरा है, तो मान लेते हैं कि एक बल मेरा ये है F, ये F बल है जो क्षैतिज के साथ, प्रश्न में दिया हुआ है कि जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्षैतिज इसको हम लोग कहते हैं, ये क्षैतिज घटक हो गया और ये मेरा ऊर्ध्वाधर घटक हो जाता है बच्चों, हम जानते हैं। तो क्षैतिज घटक यदि ये F है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे F, ये cos थीटा हो जाएगा। यदि ये F है तो ये क्या हो जाएगा F sin थीटा हो जाता है। तो प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि यदि क्षैतिज घटक में समकोणीय घटक, क्षैतिज दिशा में समकोणीय घटक यदि 50 न्यूटन है तो मतलब F cos थीटा मेरा 50 न्यूटन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो गया F cos थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन दिया हुआ है और एंगल जो है ये 30 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हो जाएगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 50 न्यूटन, है ना। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/30 cos डिग्री हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं यहाँ पर। और cos डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे √3 यहाँ से हम लोग 2 बैठाएंगे। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व हो जाएगा 50 × 2 और इधर √3 होगा। तो यहाँ √3 का वैल्यू को यदि हम लोग बैठा करके इसको सॉल्व करेंगे, जिसको मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो इसका वैल्यू आ जाता है 57.74 न्यूटन आ जाएगा। ये आंसर हो जाता है F का वैल्यू। तो F का बल तो निकल गया, अब इसका ऊर्ध्वाधर घटक बोलता है निकालने
के लिए, तो ऊर्ध्वाधर घटक ये चीज़ है, हमको एफ साइन थीटा का वैल्यू बोल रहा है निकालने, तो एफ साइन थीटा हमको निकालना है। तो एफ का वैल्यू तो निकल गया 57.74 हो गया और साइन 30 डिग्री है, तो डेट सिंप्लाइज कितना हो जाएगा 57.74 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 28.87 न्यूटन आ जाता है। यही आंसर है बच्चों हमारे पास। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है। तो प्रश्न इस प्रकार है मेरा, लंबवत है। तो लंबवत साबित करने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे बच्चों। जानते हैं कि यदि आप लोग इस प्रकार भी जानते हैं कि यदि दो सदिश ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। यदि लंबवत होगा तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। तो मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यदि हम इस दोनों को डॉट प्रोडक्ट करें और दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आ गया तो हमको समझ में आ जाएगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो चलिए हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस इधर होगा 3 के कैप डॉट, और यहाँ हो गया 2 आई कैप माइनस होगा जे कैप। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो आप लोग इस प्रकार को जान रहे हैं, है कि नहीं। इसको आई को आई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ करेंगे और के को के साथ करेंगे। लेकिन यहाँ पर के नहीं है, क्योंकि आई को यदि जे के साथ गुना करेंगे वो 0 हो जाएगा, जे को यदि हम आई के साथ गुना करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, के को आई के साथ गुना करेंगे 0 हो जाएगा और के को जे के साथ गुना करेंगे तो वो भी 0 होगा। सिर्फ आई को आई के साथ और जे को जे के साथ गुना करेंगे, है ना। इसको आपको समझे हैं डॉट प्रोडक्ट में। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको यहाँ पे सिर्फ देखिए 2 हो जाएगा, आई को आई के साथ गुना किया तो 2 हो गया, क्योंकि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है। अब जे को जे के साथ गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 होता है और बाकी सारा टर्म इसमें 0 होता है। आप देख पाते हैं 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकल गया 0। तो हम कह सकते हैं कि सदिश ए है कि नहीं, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का, है ना। चलिए हम लोग प्रश्न को आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं, छोटे छोटे प्रश्न से ही बड़े बड़े प्रश्न हम लोग का बनेगा। पढ़ देता हूं कि n का मान ज्ञात करें जिसे सदिश 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, है कि नहीं, और सदिश है ना 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस n के कैप एक दूसरे पर लंब है। तो आप लोग जानते हैं कि लंब का कंडीशन क्या होता है बच्चों। तो लंब का कंडीशन, यदि ये सदिश ए है ये सदिश बी है तो मतलब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उसी से हम लोग n कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, है ना, प्लस के कैप, और ये डॉट यहाँ पर भी हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस हो जाएगा n के कैप। दोनों लंब है इसीलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा बच्चों इस प्रकार। तो देखिए हम लोग आगे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ गुना करेंगे। तो ये आई को आई के साथ करेंगे तो यहाँ 6 हो गया, माइनस ये भी हो जाएगा -12 हो जाएगा, देख पा रहे हैं, और n को इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 6 को 12 से घटाएंगे तो -6 प्लस n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 6 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप छोटे छोटे प्रश्नों को आप बना सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे और भी देखेंगे कि और कैसे होता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बनाने में बहुत इंटरेस्ट लगेगा। आप लोग अपनी किताब का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसमें बनाने का प्रयास करें। तो एक प्रश्न मेरे पास यहाँ पर और भी है बच्चों, देखिए, है ना, देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, क्या प्रश्न है देखिए। कैप, इसके बीच में हम लोगों को कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे कोण ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ए डॉट, है ना, बी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले लिख लेते हैं, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, और डॉट हो गया यहाँ पर 2 आई कैप माइनस जे कैप
-4 के कैप हो गया। चलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई को आई के साथ हो गया 2, जे को जे के साथ गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 × 4 है ना 20 हो जाएगा, और 20 + 4 = 24 हो जाता है। ए डॉट बी निकल गया। अब हमको सीधा मॉड ए निकालना पड़ेगा बच्चों, मॉड ए। तो मॉड ए निकालने का हम जानते हैं क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, प्लस यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाता है। तो रूट अंडर है ना कितना हो जाएगा, देख पा रहे हैं 25 और 4 29 और 1 30 हो जाएगा। इसी तरह मॉड बी निकालेंगे हम लोग, है ना। मॉड बी = कितना हो जाता है, रूट अंडर, देखिए ये 2 का वर्ग निकालेंगे तो 4 हो गया, प्लस -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और प्लस 4 -4 का हो जाएगा 16 हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए कितना होगा, है ना, यहाँ पर भी 21 आ जाता है। नहीं देखिए 16 और 1 17 और 4 21 होता है बच्चों। तो अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं फार्मूला का, A डॉट बी = हम लोग जानते हैं मॉड ए, है ना, मॉड बी और कॉस थीटा होता है। तो cos थीटा = कितना हो जाएगा बच्चों, cos थीटा = हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पर हो गया मॉड ए और मॉड बी। तो ए वेक्टर बी वेक्टर इज ए डॉट बी वेक्टर = 24 है, मॉड ए का वैल्यू निकल गया √30 है, और मॉड बी का वैल्यू निकल गया 21 है। तो cos थीटा = कितना हो जाएगा 24, इसको इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट अंडर कितना आ जाएगा 3, है ना, 30 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किए 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया और ये 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे, है ना, या आप लोग अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा = कितना हो जाता है, cos इनवर्स 24/√अंडर 360, इतना मेरा आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, है कि नहीं। इसका रूट निकालेंगे, उसको 24 से डिवाइड करेंगे और इतना ही आंसर इसका निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे इसी तरह और भी देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो एक प्रश्न और मेरे पास है, देखिए प्रश्न मेरा कुछ इस प्रकार है कि देखिए सिद्ध करें कि वेक्टर ए वेक्टर = 2i कैप है, माइनस हो गया 3j कैप + 4k कैप, और बी वेक्टर = -6i कैप + 9j कैप, है ना, -9k कैप एक दूसरे के समानांतर है। तो समानांतर जब भी हम लोग साबित करेंगे बच्चों, क्रॉस का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि क्रॉस में हम लोग जानते हैं कि मॉड ए मॉड बी और यहाँ पर साइन 0 डिग्री होगा, है ना, और एन कैप होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए पूरे टर्म को क्या करता है 0 में बदल देता है बच्चों। तो यदि हम दोनों का क्रॉस निकालते हैं और क्रॉस यदि 0 निकल जाता है तो हम लोग समझते हैं कि दोनों वेक्टर होगा। तो क्रॉस निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले बताया था, डिटर्मिनेंट मेथड। यहाँ पर आई लिखेंगे, यहाँ जे, यहाँ पर के, यहाँ 2 हो गया, -3, यहाँ 4, -6 9 और यहाँ पर हो गया -9। निकालते हैं बच्चों हम जल्दीबाजी से। देखिए 9 तिया 27 होता है, माइनस यहाँ पर भी कितना होगा, देखिए 9 4 36, है कि नहीं, यहाँ पर 36 हो गया, है कि नहीं। अब तो फिर यहाँ पर देखिए माइनस होगा, है ना, माइनस यहाँ पर जे हो गया, जे अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी कितना हो गया 18 हो जाता है बच्चों, 9 दूनी 18 -18 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाता है 24 आ जाता है, 24 आएगा, और प्लस के का प्रयोग हम लोग करेंगे, के का प्रयोग करते हैं तो ये कितना हो जाता है, देखिए 9 दूनी 18 हो जाता है, माइनस माइनस यहाँ पर भी 18 आ जाएगा बच्चों। तो ये पैरेलल होगा। तो यहाँ पे तो पैरेलल होने का कंडीशन जो है कुछ अलग दिया हुआ है। ये प्रश्न में लग रहा है कि कहीं पे कोई डिजिट जो है गड़बड़ हो रहा है बच्चों। मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि यहाँ पर 12 होना चाहिए, ये 12 मिस प्रिंटिंग हो गया, आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये 12 होगा, यहाँ पर भी 12 होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ। देखिए यहाँ पे आई की जगह में यहाँ पे क्या होगा 36 हो जाएगा,
आप देख पा रहे हैं 12 या 36 होता है। अब हम लोग जब जे लेंगे तो यहाँ पर भी 12 दूनी 24 हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार है कि नहीं। मिस प्रिंटिंग क्वेश्चन में हुआ था। देखिए यहाँ पर आई 36, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, 24 में 24, 18 में 18, ये भी जीरो हो गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब हो गया कि दोनों सदिश एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है बच्चों। ए सदिश दोनों के पैरेलल होगा। तो हम लोग चलिए प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे मेरे डिजिट लिखने में बच्चों गलती हो गया था, उसको थोड़ा सा उसके लिए मैं सॉरी आप लोगों को कहता हूँ, है कि नहीं। ये मिस प्रिंटिंग हो जाता है कभी कभी लिखते लिखते, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी आ गया, उसको सुधार लीजिएगा बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे आज के सब्जेक्ट का, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग इसका जनरली जानते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी, और ये होता है साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी बच्चों वही होता है, मॉड ए मॉड बी और ये कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर होगा बच्चों। तो इस ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों से हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है बच्चों, हम जानते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर मेरा प्रूव्ड हो गया। तो ये बहुत आसान था, हम लोग जानते हैं। तो एक हम लोग और देखते हैं बच्चों। देखिए एक सदिश मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है, एक प्रश्न हम और देख लेते हैं। एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं कि एक नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास है यहाँ पर। ये देखिए सदिश, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, ये छोटा छोटा प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करें। 2i j और प्लस यहाँ पर हो गया k कैप, और इसी तरह करके दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप के लंबवत सदिश ज्ञात करें, के लंबवत सदिश ज्ञात करें। तो आप इसके लंबवत सदिश ज्ञात करने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। जब इस प्रकार का प्रश्न आता है लंबवत, तो आप जानते हैं कि क्रॉस में क्या होता है कि ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होता है ना, लंबवत होता है। इसलिए लंबवत सदिश जब भी ज्ञात करना होता है तो हम लोग क्रॉस से ज्ञात करते हैं। तो क्रॉस ज्ञात करने का एक तरीका आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड, आई जे के करेंगे। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 3 1 1 -1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो चलिए परपेंडिकुलर हम लोग वेक्टर जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। तो ये आई हो गया, यहाँ कितना होगा, यहाँ हो गया 6। आप लोग इसको जान ही गए होंगे। यदि आई को लेते हैं तो ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा, आप वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6, माइनस है, बीच में माइनस होता है तो प्लस आ जाएगा, +1। इसको अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिए। माइनस जे करना पड़ेगा, इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4 हो गया, -1 और प्लस यहाँ पर के लेंगे बच्चों। यहाँ पर कितना हो जाता है, देखिए -2 इधर से लेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाता है, 7i हो जाएगा कैप, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3j कैप हो गया, -5k कैप आ जाएगा बच्चों। ये आंसर आ गया इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं बच्चों। तो ये बहुत आसान है प्रश्न है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं बच्चों। तो और भी तरह के बहुत सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों को किताब में मिलेंगे, है कि नहीं। आप लोग उसको बनाइए, प्रैक्टिस करिए। इससे भी डिफ़िकल्ट प्रश्न जो मैं आप लोगों का इजी वे में, जो कि किताब में आप लोग से आसानी से बन जाना चाहिए था प्रश्न, वो सब आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस कराया बच्चों। इसमें जो भी तरह की दिक्कतें आती है, जो बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जो है मुझे बताइए, उसका मैं प्रॉब्लम तुरंत सॉल्यूशन करके आप लोगों के पास भेजूंगा। तो वैसे बच्चे जो कि हमारे चैनल पे, जो हमारे क्लास में नए हैं, सबसे पहला उसका काम यही होगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि आप लोग जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप लोग तक तुरंत आसानी से पहुंच पाएगा, और आप लोगों का क्लास सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस वे से चलता रहेगा। तो बच्चों इतना ही बोलने के साथ जो है मैं आज इस क्लास को समाप्त करना चाहूँगा।
खूब मन लगा करके पढ़िए पढ़िए बच्चे। और आपका दिन शुभ हो। हमेशा आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो है मैं आज इस क्लास को समाप्त करता हूँ बच्चों। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों।